अब अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये तो बता दिया कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। अब अपने आज इसी चीज को डिकोड करेंगे कि वो फोर्स कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आज अपने कई टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिनमें से पहला अपने पास है कूलम्स लॉ, उसके बाद में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले अपने इसको डिकोड करने से पहले समझते हैं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है दो, तो वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, आरएफ लिख देता हूँ, रिपल्सन फोर्स। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, आरएफ लिख रहा हूँ, रिपल्सन फोर्स। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, एएफ लगाएगा। अब इस रिपल्सन फोर्स की या अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं बताया। तो इसी फोर्स को अपने बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज आ गया, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, हम ओनली एंड ओनली स्टेशनरी चार्ज को पढ़ रहे हैं। और फोर्स यानी फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, टू एंड मोर देन टू स्टेशनरी चार्जेस जो होता है उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके बारे में उसने तो नहीं बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो बोला ये पॉसिबल, मतलब मुझे नहीं पता भाई क्या कितना लगेगा, क्यों लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बना था, हाउ मच फोर्स exerted by any stationary charge to another stationary charge। इस चीज को डिकोड किया एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम। चार्ल्स CH लिख देता हूं, ऑगस्टीन डे कूलम। अब ये जो कूलम था बेटा, इसी के नाम से अपने SI यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं, कूलम। डन। उसने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, मान लेते हैं Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो सीधी सी बात है इनके पास कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे 5C मान लेता हूं उसको 5 कूलम, इसको 2C मान लेता हूं 2 कूलम। पोलैरिटी चाहे कुछ भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को डिफाइन किया था किसने? चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम को, कूलम ने। और इसी को अपने बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक्चुअल में ये जो लॉ है उसने जब डिराइव किया था तो उसने क्या किया था। अब अपने उसके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। पहले उसने क्या किया बेटा, एक मान लो एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग पर एक रोड लगा दी, रोड के ऊपर एक स्फीयर लगा दिया, इस साइड में भी इस साइड में भी कंडक्टर स्फीयर लगा दिया। ये जो है इसको बोलते हैं अपने टॉर्सियन बैलेंस। टॉर्सियन बैलेंस एक साइड का होता है। आपने 11th क्लास के अंदर टॉर्सियन बैलेंस को पढ़ा था, कहां पर? हेनरी क्वेंडिस के पास। हेनरी क्वेंडिस कौन था? वही जिसने न्यूटन के बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू फाइंड की थी, याद है कुछ? तो उसने भी ये टॉर्सियन बैलेंस यूज किया था। उसने दो मासेस अट्रैक्ट मतलब अटैच किए थे उसके बाद में, और यहां पर जैसे मान लो ये देखो 3D के अंदर, इसको मैंने ऐसे बाइंड कर दिया टॉर्सियन बैलेंस के साथ। यहां पर पहले वाला स्फीयर है, यहाँ पे दूसरे वाला स्फीयर है, दोनों चार्ज है। एक स्फीयर में इसकी इस साइड में रखूंगा, एक इस साइड में रखूंगा। अगर ये इसको रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो ये इधर वाला जो रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो ये इसको इधर मेरी साइड में पुश करने की कोशिश करेगा, इधर वाला लगा रहा है तो इस साइड में पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ ये वाला, और एक यहाँ पे बना देता हूँ ये वाला। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल सेम चार्जेस का मतलब ये चीज ये चीज ये चीज ये सारे के सारे स्फीयर सेम ही किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब किए गए हैं तो सभी एक जैसा चार्ज आएगा सब पर। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये रोटेशनल मोशन करेगा। समझ में? उस रोटेशनल मोशन की वजह से इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क वो जनरेट हो जाएगा, टॉर्क जनरेट होगा और इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसकी वजह से अपने फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो उसने चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम ने क्या किया, उसने दो चार्जेस को ऐसे
मतलब दो स्फेरिकल जो कंडक्टर है उनको एडजस्ट किया, फिर उसके पास ये लेके आया, ये लेके आया, तो ये रोटेट किया, उसके बाद में उसने कैलकुलेट किया। जब कैलकुलेट किया तो उसने कैलकुलेट करके अपने को क्या बताया, उसने बताया कि जो चार्ज फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे वो रिपल्सन है, वो है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस and found that it varied inversely as the square of distance between them। उसने क्या फाइंड किया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की डिस्टेंस की, दो चार्जेस के बीच की। मान लेते हैं मैं हमारे पास Q1 चार्ज था और Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, देन इन दोनों बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर के, और उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी अगर इसका 5c माना था अपने, इसका 2c माना था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी बेटा, Q1 एंड Q2 का जो मल्टीप्लाई है उसके मोड के, मोड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड की। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन दोनों का मल्टीप्लाई है अपॉन R स्केल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे साइन नहीं आया अभी तक क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो साइन आता है तब अगर इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन फोर्स है। यानी मैं दोबारा से इसको बताता हूं आपको क्लियरली, आपको समझ में आएगा भी। अगर मान लेते हैं हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस क्या हो सकता है बेटा, पहला केस हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, फिर हो सकता है Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, फिर हो सकता है Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव। इस केस में भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर नेगेटिव साइन है तो वो तो इंडिकेट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, किसको, अट्रैक्शन फोर्स को, और अगर पॉजिटिव साइन है तो वो इंडिकेट करता है रिपल्सन फोर्स को। ये समझने वाली बात है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एटम वाले चैप्टर में इसको अपने यूज करेंगे। तो उसने क्या बोला कि हमारे पास जो फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अरे कहां पे चला गया भाई, पहला किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्केल। डन। अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनल साइन को आप रिमूव करते हो, हटाते हो, तो वहां पर एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्केल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, बार बार मैं मोड का साइन यूज नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि मोड का साइन बार बार यूज करे यहाँ पे सीधी सी बात, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है तो सीधी सी बात Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ही है, तो वेक्टर नहीं है क्योंकि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो अपने मैग्नीट्यूड सीधा का सीधा यूज करेंगे। देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्केल, ये वैल्यू आती है, इस कांस्टेंट को अपने बोलते हैं K। अब थोड़ा इस K के बारे में जानते हैं। K के बारे में जानते हैं तो फॉर्मूला अपने पास हो गया, कांस्टेंट K को बारे में जानते हैं। तो अगर उसी फॉर्मूले के अंदर मैं क्या करता हूं बेटा, F इक्वल टू मेरे पास बन गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं Q को भी 1c कर देता हूं 1 कूलम, Q2 को भी 1c कर देता हूं 1 कूलम, और R को भी 1 मीटर कर देता हूं, उस केस में F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। यानी K क्या हो जाएगा, 1 coulomb is the charge that when placed at the distance of 1 meter from the another charge of the same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion of magnitude K। K की वैल्यू क्या आती है, K की वैल्यू होती है बेटा 9 into 10 power 9। K की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 power 9। और अगर इस K की यूनिट बनाना चाहूं तो यहाँ पे देखो F की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन, इक्वल टू K, इसकी बन गई कूलम, इसकी क्या बन गई कूलम, अपॉन मीटर स्क्वायर बन जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये नीचे आ जाएगी, तो K की वैल्यू, K की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। देन ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। डन, ये अपने पास K है। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग भी अपने 1 कूलम की
वैल्यू बना सकते हैं, 1 कूलम की डेफिनेशन बना सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है बेटा, कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कितनी हो, 1 मीटर हो, और फोर्स इतना एक दूसरे पर एक्सर्ट करे वैक्यूम के अंदर इतना, देन वो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलम होगा। डन। तो ये अपने पास हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं के बाद में एक नई चीज मिल के आती है। अब अगर इसी के को अपने थोड़ा और डिकोड करते हैं, डिकोड का मतलब अब हमारे पास बन गया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। तो फिर बात आती है कि ये फिर के किस पर डिपेंड करता है, तो के की जो एक और वैल्यू है वो होती है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और नोट का मतलब वैक्यूम। अब पहले एप्सिलॉन को समझते हैं फिर अपने इस चीज को समझेंगे, और इस एप्सिलॉन को बोलते हैं बेटा परमिटिविटी। और अगर नोट लिखा है तो फ्री स्पेस की आएगी, और अगर एप्सिलॉन एम लिखा है तो किसी मीडियम की आएगी। इसको बोल समझते हैं पहले। मान लेते हैं मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अब ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, ये जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, दोनों ही केस के अंदर ये जो इनके बिटवीन मीडियम है, उस मीडियम को क्या करते हैं, एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो भी मैं कैसे समझाएं आपको, भी मान लेते हैं हमारे पास ये एक चार्ज था, दूसरा चार्ज ये, बीच में हवा है, पानी है, या कुछ भी है। तो ये अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक दूसरे की साइड में आएंगे, ठीक है, और अगर रिपेल हो रहे तो दूर जाएंगे। दोनों ही केस में जो मीडियम है उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। उस डिस्टरबेंस का एक ऑपोजिशन होता है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे न्यूटन ने बोला था, इनर्शिया क्या बोलता है, भी कोई भी चीज अपनी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज नहीं चाहती, वैसे वो मीडियम भी अपने अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं चाहता। तो वो डिस्टरबेंस का करता है ऑपोजिशन करता है। उसी अपोज को अपने बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी उसको बोलते हैं। समझ में आया? भी दो चार्जेस अगर एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो जिस मीडियम में है वो मीडियम उनके इंटरेक्शन का अपोज करता है, उसी अपोज को अपने बोलते हैं परमिटिविटी। आ गया समझ में? तो इसको अपने परमिटिविटी बोलते हैं। अब अगर दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, एयर है, सॉरी वैक्यूम है, तो अब इसके लिए जो आती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जब वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंट निकाली गई थी तो वो आएगी बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद में इसकी यूनिट देखते हैं, तो बात वो ये यूनिट बना लो इसकी। अगर मैं यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रखूं और एप्सिलॉन को यहाँ ले जाऊं, F था, सॉरी F इक्वल टू, अरे ये तो वही था, K की वैल्यू थी। K की वैल्यू क्या थी अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं वहां पुट कर देता हूँ, तो F इक्वल टू क्या बन जाए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाऊँ तो F वहां पे जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम 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 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई की कोई नहीं होती, F यहाँ पे आएगा तो न्यूटन बन जाएगी, और R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर बन जाएगी। तो इसकी बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की वैल्यू है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर फ्री स्पेस की जगह एयर हो तो एयर की जो परमिटिविटी है उसको भी आप फ्री स्पेस के इक्वल ही मान के चलते हो, लगभग भी अप्रोक्स उतनी ही मान के चलेंगे। अपने एयर के लिए भी परमिटिविटी ऑफ स्पेस उतनी ही मान के चलेंगे। उसके बाद में अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा, एप्सिलॉन एम काम करेगा। तो अब अपने पास क्या चीजें आ गई, हमारे पास वैल्यू ऑफ परमिटिविटी आ गया, ये हो गई। उसके बाद में ऐसा यूनिट आ गई, ये वाली होगी। और एमएलटी बनाना चाहो तो आप इसकी एमएलटी बना सकते हो। मतलब चार्ज की बना लेना, अपॉन फोर्स की पता ही आपको, और लेंथ की बना लेना, एमएलटी फिट करके आप बना सकते हो। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास आ गया बेटा, ये अपने पास हो गया। और अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता देता हूँ जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक नई चीज से मिलता है बेटा जो आपके आगे काम आएगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसको भी बुक्स के अंदर के से ही डिनोट किया गया है, लेकिन अपने इसको एप्सिलॉन आर से करेंगे। किससे? एप्सिलॉन आर से। डन। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम होता है एप्सिलॉन। अब इसको समझते हैं पहले क्या होता है। डन। मान लेते हैं मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। पहले मैंने इसको पहले प्लेस कर दिया वैक्यूम के अंदर, और फिर मैंने इन्हीं को प्लेस कर दिया किसी मीडियम के अंदर। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा? एक तो वैक्यूम में फोर्स आएगा, एक मीडियम के अंदर फोर्स आएगा। वैक्यूम के अंदर जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ नोट, जो आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज करते डिस्टेंस दोनों की सेम है, और अगर मीडियम में प्लेस करता हूं तो एफ एम आ जाएगा। अब दोनों को सेपरेट क्यों किया गया? क्योंकि ऑपोजिशन अलग अलग है, तो इसलिए एफ भी अलग अलग है। तो अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इसके साथ क्या कर देता हूं, एफ एम को एफ नोट से डिवाइड कर देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं एफ नोट को एफ एम से, तो अपने पास आएगा एफ नोट अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन एम आएगा, सॉरी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, नोट नीचे आ जाएगा। तो एफ नोट अपॉन एफ एम का जो रेशियो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को अपने बोलते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एक तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, दूसरा इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। देन अब इसी को आप बोल सकते हो, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? या तो लिख सकते हो एफ नोट अपॉन एफ एम, या इसको लिख सकते हो बेटा एफ एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब मीडियम का केस होगा तब अपने एप्सिलॉन एम यूज करेंगे। जब एप्सिलॉन एम यूज करेंगे तो अपने पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये चीज अपने आगे यूज करने वाले, इसलिए मैंने आपको बताई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डन। तो ये था अपने पास परमिटिविटी भी आ गया, के भी आ गया, सब कुछ आ गया, और कूलम्ब्स लॉ को अपने डिकोड कर दिया। डन। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या था? कहां गया भाई? आजा भाई। नेक्स्ट अपने पास है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके लिए तो वहीं पे चलते हैं सीधा मेन स्लाइड। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्यों आता है? क्योंकि अपने कूलम्ब्स लॉ के अंदर बात करते हैं फोर्स की, एंड फोर्स इज अ वेक्टर, तो इसको अपने वेक्टर की फॉर्म भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, तब वेक्टर डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा। किसी का कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहा है, कोई फोर्स दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसलिए अपने को वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है। अब वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है? मान लेते कंसीडर करते हैं, कंसीडर दो चार्जेस का कोई एक सिस्टम है। हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और सपोज करते हैं दोनों सेम चार्ज है, मतलब सेम पोलैरिटी के है या फिर अपोजिट पोलैरिटी की, कोई मान लो, जो मर्जी मान सकते हैं। मैं दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। आप चाहो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हो। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, इसके रिस्पेक्ट में ये रखा हुआ है R1 पोजीशन पर, और इसके रिस्पेक्ट में ये R2 पोजीशन पर। ये पोजीशन की फॉर्म में इसकी वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पोजीशन आएगी ये वाली। अब यहाँ पर देखो बेटा दो फोर्स लगेंगे, कौन सा लगेगा? एक तो Q1 एक्सर्ट करेगा Q2 पर, दूसरा Q2 एक्सर्ट करेगा Q1 पर। तो हमारे पास दो फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स अपने लिख देते हैं फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, यानी Q2 पर जो फोर्स लगे। अब जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखा जाता है,
तो आप इसको लिख सकते हो मतलब F21, यानी 2 पर लगाया किसने, 1 ने लगाया। और अब आपको एरो का साइन देना पड़ेगा क्योंकि अपने वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या लगेगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन, अब R स्क्वायर नहीं लगेगा, अब लगेगा हमारे पास जो वेक्टर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला जो पोजीशन है, अब यहां पर देखने वाली बात है, इसको आप R12 भी मानेंगे वेक्टर और R21 भी वेक्टर मानेंगे, दोनों एक ही बात है। इसको समझते हैं एक और, पहले स्लाइड में समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये था R1 और ये मेरे पास है R2। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलते हैं, अगर मैं तीसरा वेक्टर ऐसे मान लेता हूं, इसको मैं Q1 मान लेता हूं, सॉरी Q2 मान लेता हूं, इसको Q1 मान लेता हूं, तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा R21, क्योंकि जिसकी साइड में डायरेक्शन जिस पर एग्जर्ट कर रहा है उसको पहले लिखना है, तो 2 पर एग्जर्ट कर रहा है तो R21 लिख सकता हूं। अब अगर R21 में लिखता हूं इसको, तो हमारे पास R21 वेक्टर फॉर्म क्या बोलती है, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, इसका और इसका सम तीसरे के इक्वल होगा, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर जो होगा हमारे पास R2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं R21 की वैल्यू रखना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस में इधर ले जाएंगे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देन सिमिलरली अगर इसी को मैं इस डायरेक्शन में कर दूं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा। R12 वेक्टर जो अपने पास आएगा वो क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देन समझ में आ गया, यानी इसी को अपने R112 लिख सकते हैं और R21 भी लिख सकते हैं। 12 का मतलब हो गया कि डायरेक्शन 1 की साइड में, और 21 का मतलब हो गया डायरेक्शन 2 की साइड में, बस इतना सा बात। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो अब अपने पास 21 है तो इसका मतलब डायरेक्शन 2 की डायरेक्शन, तो इसको लिख सकते हो R21 मोड स्क्वायर, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, R21 कैप। अब सिमिलरली दूसरा एक फोर्स और लगेगा जो F12 लगेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट लगेगा, तो वो अपने पास क्या लग जाएगा, वो अपने पास लग जाएगा K Q1 और Q2 तो सेम है, और यहाँ पे लग जाएगा R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। अब अगर अपने कंपेयर करें तो देखो, इसका मोड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर उतना ही है, इसका मोड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर उतना ही है, यानी इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो देखो K सेम है, Q1 सेम, Q2 सेम है, ये सेम है, तो चेंज किस में, सिर्फ ओनली एंड ओनली डायरेक्शन का चेंज है। 1 2 का मतलब इस डायरेक्शन में है तो 2 1 का ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब F12 जो है F21 के जस्ट इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं बेटा, यानी इट मींस अपने क्या पता लगा कि F12 इक्वल टू F21 एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस इतना ही बात, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब इसमें आप कई बुक्स के अंदर ये चीज मेंशन की गई है, कहां पर, मतलब एक तो लिख दिया F12, उसकी जगह तो आप लिख सकते हो K1 KQ1 Q2 अपॉन R, और 1 2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, R1 माइनस R2 लिख दोगे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर एंड R1 माइनस R2 का कैप, सॉरी ये आएगा नन। और सिमिलरली इसको लिख सकते हो R21 को क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर एंड R2 माइनस R1 का कैप, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया कि दोनों फोर्सेस, कमाल की बात है कि Q1 कितना ही था, Q2 कितना ही था, डिस्टेंस कितनी ही थी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स इक्वल एग्जर्ट करते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट। और ये किसने बोला था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो कूलम्स लॉ जो होता है, या तो कूलम्स लॉ बोल लो या कूलम्बिक फोर्स बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, देन इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर। अब ये अपने पास था, उसके बाद में
नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर, शायद मुझे लग रहा है, चलिए थैंक्स। एंड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने पूछ सकते हैं, और चैनल नए हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाई पॉइंट भेजकर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, कीप स्टडिंग।